Hello everyone, so in this video we are going to discuss some of the important MCQs for TestNet 2021 and some of the important facts. So before we start, if you want to appreciate our effort, please subscribe, share and donate. अगर आप डोनेट करेंगे तो आपको हम अपना मटेरियल शेयर करेंगे, साथ में एक क्विजिंग या लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो भी शेयर होगा. So depending upon your donation amount, we will share some materials with you. If you want all the PDFs of all the lectures that will be provided, along with that you will also get a testing platform where you can get flashcards of vocabulary which will enable you learn words quickly. और उसके अलावा आप टेस्ट ले सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं जितनी मन चाहे उतनी बार. नाउ कमिंग टू दिस, जैसा कि हम हर एक वीडियो में करते हैं, इसमें से आप देखिए आपको कितने पर्सनालिटीज़ के नेम्स याद हैं. अगर आपको ज़्यादा नहीं याद है, कम से कम 5 से ज़्यादा नहीं याद है, यानी कि आपको ये जाके चेक करना चाहिए, ठीक है. और अगर 5 से ज़्यादा आपको याद है तो यू आर ऑलमोस्ट ओके, लेकिन बाकी 5 जो है वो भी आपको पता कर लेना चाहिए. उसके बाद है सो बेसिकली आई आस्क्ड मेरे जो भी डोनर्स हैं उनको कि आप टॉपिक बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे. तो ये सारे मैसेज मुझे आए हैं जो कि टॉपिक्स जिन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है. तो किसी ने बोला ट्रांसजेंडर बिल पे बनाइए, किसी ने बोला इसरो पे बनाइए, किसी ने रिवर्स बोला. सो सब ने अलग अलग बातें बोली हैं. तो एक वीडियो में इतना ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं हो सकता है. सो इस वीडियो में हम जितना हो सकेगा उतना टॉपिक कवर करेंगे. फिर अगले वीडियोस में हम बाकी के बचे हुए टॉपिक कवर करेंगे और जितना हो सकेगा इसका उतना रिलेवेंट टॉपिक कवर हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो कि रिक्वेस्ट हुआ था, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट, जो कि 2019 में पास हुआ है. इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, अगर हम उसको जान लेते हैं तो वहीं से कहीं से क्वेश्चन आएगा. सो ध्यान से सुनिएगा. पहला है द बिल डिफाइंस अ ट्रांस पर्सन, यानी कि अ ट्रांसजेंडर पर्सन कौन होता है उसका डेफिनेशन इस बिल में दिया गया है. दूसरा है इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड अदर सर्विसेज, यानी कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उनको इस ग्राउंड पे. तीसरा है द बिल अलाउज सेल्फ परसेप्शन ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, लेकिन इसमें एक क्लॉज है, बट इट मैंडेट्स अ सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बाय अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि जिसका थोड़ा विरोध हुआ है कम्युनिटी द्वारा. उन्होंने बोला है कि ये सर्टिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं होना चाहिए. तो जो डीएम होगा उस डिस्ट्रिक्ट का वो उसको सर्टिफिकेट देगा. उसका चौथा बोलता है इट इन्फोर्सेस अ माइनर्स राइट ऑफ रेसिडेंस कंपेलिंग एनी ट्रांस पर्सन बिलो 18 टू कोहैबिट विद देयर नटल फैमिली. अब इसका भी विरोध कर रहे हैं कम्युनिटी. क्यों? क्योंकि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको अपने ही फैमिली में अच्छा से ट्रीट नहीं करते लोग, बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा. इसलिए जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो चाहते हैं कि वो अपना अलग जाके बसे, अपने कम्युनिटी के साथ रहे, ना कि वो लोग अपने फैमिली के साथ रहें. लेकिन यहाँ उनको फोर्स किया जा रहा है कि 18 साल तक आपको आपके फैमिली के साथ रहना पड़ेगा. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद है इट क्रिमिनलाइजेज बेगिंग, जो कि इम्पॉर्टेंट है, बट देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन. तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है. नाउ नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बनाया जाएगा. सो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनाया जाएगा, जिसके अध्यक्ष यानी कि चेयरपर्सन कौन होंगे? द यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस वेरी काउंसिल. ये इंपॉर्टेंट है. और अभी वो मिनिस्टर हैं कौन? श्री रतन लाल खतारिया. उसके बाद है कि पेनाल्टीज दिया जाएगा जो उनके विरुद्ध ऑफेंस करेंगे, जो कि वेरी करेगा 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक. तो ये पॉइंट्स अगर आपको याद हो जाते हैं तो इससे क्वेश्चन आएगा तो आप बना लोगे. ये भी रिक्वेस्टेड क्वेश्चन था कि इसरो के ऊपर एक क्वेश्चन बनाइए. तो इसरो के ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, वो है इसरो हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश सेकेंड स्पेस पोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग. पहला बोलता है थुम्बा, जो कि केरला में है. दूसरा बोलता है श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है. उसके बाद सी बोलता है कुलशेखरापत्तनम, जो कि तमिलनाडु में है.
और डी बोलता है वधावन, जो कि महाराष्ट्र में है। तो अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको पता होगा जो वधावन है वो एक तरह का पोर्ट है, नया पोर्ट बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, तो ये तो कभी नहीं होगा। बाकी जो बचा ए और बी। ए क्या है? ए है रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, इंडिया का पहला। यहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, वो उसका हाइट कम रहता है। लेकिन सैटेलाइट लॉन्च नहीं होता है। सैटेलाइट लॉन्च कहाँ से होता है? श्रीहरिकोटा से, जो कि अभी इंडिया का एकमात्र स्पेस पोर्ट है। नाउ द अदर स्पेस पोर्ट जो बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जा रहा है? कुलाशेखरापत्तनम, जो कि तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक और चीज़ है, सो तमिलनाडु के थेनी हिल्स में न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इंडिया का फर्स्ट बनाया जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुलाशेखरापत्तनम को क्यों चूज किया गया इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली अभी जो है हमारा स्पेस लॉन्चिंग या फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन वो है श्रीहरिकोटा पे, जो कि आंध्र प्रदेश में है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ से जब सैटेलाइट लॉन्च होता है तो उसको थोड़ा बेंड होना पड़ता है, क्योंकि अगर बेंड नहीं होगा तो हो सकता है उसका डिब्रीज जो है वो श्रीलंका के ऊपर गिर जाए। तो ये समुद्र में गिरेगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन श्रीलंका के ऊपर गिरेगा तो दिक्कत है। तो कुलाशेखरापत्तनम में ये फायदा है कि इसका डिब्री किसी लैंड पे नहीं आता है, यानी कि अगर गिरेगा तो समुद्र में गिरेगा। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। दूसरा, जो स्पेस पोर्ट्स होते हैं वो ऐसे जगह रखे जाते हैं जो समुद्र के नज़दीक हो, जहाँ पे सीस्मिक एक्टिविटी कम हो। दूसरा और तीसरा, हमेशा जो होगा ईस्ट साइड में होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ रोटेट करता है। अगर आप वेस्ट साइड में बनाओगे, महाराष्ट्र में बना दोगे, तो क्या होगा? सैटेलाइट ऊपर जाएगा, मान लीजिए ब्लास्ट हो गया, तो फिर उसका जो डिब्री है वो लैंड पे गिर जाएगा। इसीलिए ईस्ट कोस्ट में बनाया जाता है। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ कम टू दिस। ये बोलता है विच रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। सो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, और उसमें आंसर था माही। ठीक है, माही इज अ रिवर विच क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। सिमिलरली ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है विच रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। तो एक ही रिवर है जो इक्वेटर को ट्वाइस क्रॉस करती है, उसका नाम है कॉन्गो। सो यहाँ पे मैंने मतलब डायरेक्टली आंसर का स्लाइड बना दिया है, क्वेश्चन का स्लाइड नहीं बनाया है। और अफ्रीका एक मात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन एंड इक्वेटर तीनों पास होता है। अब अगला देखते हैं, ये बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली कॉल्ड एज द लंग ऑफ द अर्थ? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, इनलैंड अफ्रीका, पापुआ न्यू गिनी और अंटार्कटिका। तो ये सारे जो अंटार्कटिका को छोड़ दे तो वो रेन फॉरेस्ट के रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत ग्रीन क्लाइमेट होता है और वहाँ बहुत ऑक्सीजन जनरेट होता है। लेकिन जो लंग ऑफ अर्थ बोला जाता है वो किसको बोला जाता है? अमेजॉन फॉरेस्ट को या अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को। वहाँ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन निकलता है। अब इसको देखते हैं, इंडियन रिवर्स जो हैं उसको हम एक एक करके देखेंगे सारे रिवर्स को, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको समझेंगे। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि जो 5 रिवर्स हैं पंजाब जिससे वर्ड बना हुआ है वो कौन सी है? तो इंडस जो है मेजर रिवर है, जबकि उसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास एंड सतलज। और यही क्वेश्चन था एक बार। अब हम यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जिस पे क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। तो किसके बीच में ये हुआ था? बेसिकली किसने साइन किया था, कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किसने साइन किया था? उधर से अयूब खान ने किया था, इधर से जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसको मीडिएट किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पाकिस्तान को 3 रिवर्स का वाटर मिलेगा। कौन कौन सा रिवर? इंडस, झेलम एंड चिनाब। और इंडिया को रवि, ब्यास एंड सतलज। नाउ किशन गंगा रिवर जो है उसके ऊपर एक किशन गंगा डैम बनाया जा रहा है, जो कि यहीं पे छोटी सी रिवर है, और उसको लेके इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट होता है। तो क्वेश्चन हो सकता है ये आए कि द किशन गंगा डैम डिस्प्यूट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, और जो भी। ठीक है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान आंसर होगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया हो गया। दूसरा जो है वो उसमें हम गंगा भी देख लेंगे और ब्रह्मपुत्र भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। तो सबसे पहले गंगा देखते हैं।
तो गंगा जो है ओरिजिनेट होती है उत्तराखंड में और फिर जाके बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो अगर हम एरो बनाएंगे तो एरो जो हो गया फ्लो का डायरेक्शन दिखाएगा, तो एरो के लेफ्ट में जो होगा उसके वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा और राइट में जो होगा वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगा। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा की सारी हैं, उससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है। लेकिन जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की, उससे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा रिवर जो है एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा का, क्योंकि बहुत कम है। तो पहला जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है यमुना, दूसरा है सोन। सोन इज अ रिवर विच ज्वाइंस गंगा एट पटना एंड इज एन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और सोन ओरिजिनेट कहाँ होती है? ये वहीं से ओरिजिनेट होती है जहाँ से नर्मदा ओरिजिनेट होता है, ठीक है, अमरकंटक। सो अमरकंटक जो है वहाँ से सोन ओरिजिनेट होती है, वहाँ से नर्मदा भी ओरिजिनेट होती है और वो जो है वेस्ट में चली जाती है, जबकि ये नॉर्थ में चली जाती है। नाउ कमिंग टू यमुना। यमुना के जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। यमुना का एक सबसे फेमस ट्रिब्यूटरी है चंबल। वी हैव टॉक्ड अबाउट केन एंड बेतवा कि उसका इंटरलिंकिंग हो रहा है। तो बेतवा जो है वो भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है और केन जो है रिवर वो छोटी रिवर है, चूँकि इसलिए यहाँ पे शो नहीं किया है, वो भी जो है यमुना की है और बाद में जाके सब गंगा में मिलते हैं। तो ये भी देख लेते हैं कहाँ पे मिलते हैं। तो यमुना और गंगा जहाँ पे मिलते हैं वो है इलाहाबाद। नाउ कमिंग टू ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा सांगपो कहा जाता है तिब्बत में। उसके बाद आता है वो इंडिया में। इंडिया में जब आता है तो सिंटैक्सियल बेंड लेता है, मतलब कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जा रहा है रिवर, फिर 180 डिग्री मुड़ जाता है। तो कहाँ पे मुड़ता है ये? यहाँ पे एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है? नामचा बरवा, ठीक है। तो नामचा बरवा पे मुड़ जाता है, उसके बाद चलता है। और यहाँ पे एक और रिवर है जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है लोहित। यहाँ आपको दिख रहा होगा लोहित। और लोहित रिवर इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो भूपेन हजारिका ब्रिज है वो इस रिवर के ऊपर बनाया गया है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट अबाउट ब्रह्मपुत्रा, और कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। उसके बाद आते हैं साउथ के रिवर्स पे। उसमें देखते हैं जो बेसिक रिवर्स है वही याद कीजिए, आपको छोटा छोटा रिवर नहीं पूछेगा। नर्मदा और तापी मैंने बताया था रिफ्ट वैली वाले रिवर हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि पेनिनसुलर इंडिया में कौन सी दो मेजर रिवर्स हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग है, तो उसका नाम होगा नर्मदा एंड तापी। जबकि उड़ीसा में महानदी है गोदावरी, जो कि दक्षिण गंगा भी बोलते हैं उसको, सबसे बड़ी रिवर है, वो जो है आपको नेक्स्ट है। उसके बाद है कृष्णा, उसके बाद है कृष्णा एंड देन कावेरी। देन बीच में बहुत सारे रिवर्स हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिए। अब जो इंपॉर्टेंट है मैंने लिखा हुआ है इधर, तो लूनी, साबरमती एंड माही आर रिवर्स इन राजस्थान। माही जैसा कि मैंने बताया कि वो दोबार कट करती है किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू शरावती, महादेवी और मांडोवी जो कि मैंने डिस्कस किया था, और पेरियार। शरावती के ऊपर एक फॉल है जिसको बोलते हैं जोग फॉल। उसके बाद है महादेवी, डिस्प्यूट हो रहा है किसमें किसमें? कर्नाटका एंड गोवा में, या फिर उसको मांडोवी भी बोलते हैं। उसके बाद मल्ला पेरियार डैम मैंने डिस्कस किया था जो कि है केरला में, लेकिन कंट्रोल करता है उसको तमिलनाडु। तो वो किस रिवर पे है? पेरियार रिवर पे, जो कि केरला की रिवर है। तो मंजीरा एक रिवर है जो कि आंध्रा या तेलंगाना से पास होती है, और मूसी रिवर जो है उस पर हैदराबाद बसा हुआ है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कालपोंग रिवर कहाँ पे है? तो कालपोंग रिवर जो है वो अंडमान और निकोबार में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लोगों को लगता है वहाँ रिवर तो हो नहीं सकता है, आइलैंड है, लेकिन वहाँ एक रिवर है जिसका नाम है कालपोंग। तो अभी बैंक से रिलेटेड कुछ बातें हैं वो देख लेते हैं। ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। अगर याद हो गया, बफर में आपके रह गया तो अच्छा है, क्वेश्चन आने के चांस कम है। लेकिन हो सकता है यस बैंक क्राइसिस हुआ था तो पूछे कि राणा कपूर वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। तो राणा कपूर जो थे यस बैंक के CEO और फाउंडर थे पहले, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मर्जर हो रहा है बैंक्स का। सो बेसिकली ये क्यों हुआ है मर्जर आपको जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ सेकेंड लार्जेस्ट बैंक जान लीजिए, वो है पंजाब नेशनल बैंक।
उसके बाद ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन तीनों का मर्जर हो जाएगा, उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएंगे। पहला रहेगा SBI और सेकेंड लार्जेस्ट ये बन जाएंगे। तो यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद के जो है फोर्थ फिफ्थ वो सब मत याद कीजिए, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। हाँ, लेकिन अगर आपको बाद में बैंकिंग पढ़ना है तो आप याद कर सकते हैं। अब आते हैं अगला, इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस एंड फेस्टिवल्स। तो इसमें मैंने सिर्फ साउथ के 4 स्टेट्स या 5 आप बोल लीजिए उनको कवर किया है। बाकी जो नॉर्थ के हैं उनको मैं कल के वीडियो में कवर करूँगा। तो पहला देखते हैं कर्नाटका। कर्नाटका का यक्षगान आपको पता होगा, क्लासिकल डांस में नहीं है लेकिन फेमस है। उसके बाद दूसरा कर्नाटका फेमस है लोकायत कम्युनिटी के लिए। तो लोकायत कम्युनिटी को वीरशैवा कम्युनिटी भी बोलते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कर्नाटका में इलेक्शन हो रहा था तो लोकायत को अलग रिलीजन का दर्जा देने की बात हो रही थी। तो हो सकता है इस पे क्वेश्चन आ जाए कि लोकायत कम्युनिटी किस स्टेट को बिलोंग करते हैं। उसके बाद है कंबाला, कर्नाटका का एक फेस्टिवल है बुफेलो फेस्टिवल या बुफेलो का रेस फेस्टिवल, जो आपको पहला फिगर में दिख रहा होगा, ये कर्नाटका में होता है। अब आते हैं हम केरला में। केरला में कथकली आप सबको पता है, मोहिनीअट्टम भी पता है, कुडियाट्टम भी मैंने डिस्कस किया था कि वो एक तरह का संस्कृत ड्रामा है, थिएटर है जो कि बहुत फेमस है, जो भाषा के प्ले पे मतलब बेस्ड है। उसके बाद है कराली पयट्टू, जो मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, सोना चांदी च्यवनप्राश वाला, वो मार्शल आर्ट है कराली पयट्टू। उसके बाद ओनम एक फेस्टिवल है जो कि केरला का है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है जो कि आ सकता है कि सबरीमाला का श्राइन जो है वो केरला में लोकेटेड है। जबकि तमिलनाडु में क्या है, भरतनाट्यम वहाँ का क्लासिकल डांस, जल्लीकट्टू वहाँ का स्पोर्ट्स है जो कि बुल टेमिंग स्पोर्ट है। उसके बाद सिलंबम करके वहाँ का मार्शल आर्ट है। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट। हो सकता है थांगटा, मल्लाखंब और घटका की बात हो रही है, कराली पयट्टू की बात हो रही है, तो पूछ दे आपको सिलंबम। पता होगा आपको कि घटका जो है बेसिकली पंजाब का है, थांगटा जो है आपको मणिपुर का है, मल्लाखंब जो है मध्य प्रदेश का है या फिर महाराष्ट्र बोल लीजिए, और कराली पयट्टू जो है केरला का है। उसी तरह सिलंबम जो है मार्शल आर्ट है कहाँ का, तमिलनाडु का। Now there is also a festival which is important to Tamil Nadu, that is पोंगल। पोंगल मतलब ज़्यादातर तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऐसे साउथ में मनाया जाता है। Now come to this, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों को मैंने कंबाइन किया हुआ है। पहला है कुचिपुड़ी डांस जो है वहाँ का है। दूसरा बथुकम्मा फेस्टिवल। बथुकम्मा फेस्टिवल एक फ्लोरल फेस्टिवल है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फ्लावर्स को सजाते हैं उसमें। तो ये जो फेस्टिवल है ये भी हैदराबाद या तेलंगाना, आंध्रा आप बोल लीजिए, वहाँ पे सेलिब्रेट होता है। नाउ दिस मिधराम जात्रा या समक्का सारालामा फेस्टिवल, ये विश्व का सबसे बड़ा गैदरिंग है, आप बोल सकते हैं ट्राइबल पीपल्स का, और सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है, इसलिए हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। और ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तेलंगाना में। एंड देन कलमकारी पेंटिंग, ये भी यहाँ को बिलोंग करता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद इसको पढ़ते हैं, समक्का सारालामा जात्रा इज अ फेस्टिवल टू ऑनर द हिंदू ट्राइबल गॉडेसेस सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना, इंडिया। दिस जात्रा, जात्रा मतलब होता है गैदरिंग, दिस जात्रा इज नोन फॉर विटनेसिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट पीपल गैदरिंग इन द वर्ल्ड। तो इतना आज का था, बाकी जो बच गया है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।